ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में अब इस महीने के सभी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ सब्जी, दूध और दवाई की दुकानें खोली जा सकेंगी। दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के श्रमिकों को वापस लाने की तैयारियां जारी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन को चिन्हांकित किया। वकीलों की आर्थिक मदद को लेकर लगाई गई याचिका पर आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। महाधिवक्ता ने कहा कि वकीलों के कल्याण के लिए जल्द ही योजना बनाई जाएगी। और केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर की। अब समाचार विस्तार से। राज्य में इस महीने के सभी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं लगेगी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मई महीने के सभी शनिवार और रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन करने का सुझाव दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सहमति दे दी है। शनिवार और रविवार को इस लॉकडाउन के दौरान सब्जी, दूध, चिकित्सा सहित अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को चालू रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का एक और नया मामला सामने आया है। इस तरह राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। दुर्ग में कल एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी गंभीर सिंह ठाकुर ने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 26 वर्षीय यह महिला फरीदनगर सुपेला की रहने वाली है। बताया जाता है कि यह महिला अपने 2 साल की बच्ची के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए करीब 15 दिन पहले नागपुर गई थी। इसके बाद अलग अलग वाहनों से लिफ्ट लेकर यह महिला दुर्ग पहुंची। मामले की सूचना मिलते ही महिला की कोरोना जांच कराई गई। बीती देर रात एम्स रायपुर ने इस महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। इस महिला को इलाज के लिए एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है। इस महिला की बच्ची और उसके परिवार के 25 सदस्यों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिला प्रशासन द्वारा महिला के परिवार के 12 अन्य सदस्यों को क्वारेंटाइन कर दिया गया है। साथ ही फरीदनगर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। भिलाई नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के साथ अन्य अधिकारी बीती रात करीब 1 बजे फरीदनगर क्षेत्र में पहुंचे और यहां सैनिटाइजेशन का काम पूरा किया गया। इस क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी कारण से घरों से बाहर निकलना प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस पेट्रोलिंग और सर्विलांस के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। क्षेत्र में आज सुबह से ही स्वास्थ्य कर्मचारियों की 12 टीमें सर्वे के काम में जुट गई हैं। इससे पहले दुर्ग में बीते 3 मई को भी 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि इन मरीजों के 40 परिजनों के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 25 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि बाकी सदस्यों की रिपोर्ट आज देर रात तक आने की संभावना है। गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक 59 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से 36 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 23 मरीजों का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को वापस लाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इन श्रमिकों को छत्तीसगढ़ लाने के लिए राज्य सरकार ने 8 रेलवे स्टेशन बिलासपुर, चांपा, विश्रामपुर, जगदलपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के नाम प्रस्तावित किए हैं। परिवहन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने रायपुर के डिवीजनल रेलवे मैनेजर को पत्र लिखकर रेल मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार सभी व्यवस्थाओं का आकलन करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ आने वाले श्रमिकों को चिन्हांकित रेलवे स्टेशनों पर उतारा जाए। इसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण कर बस के माध्यम से इन्हें उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इन श्रमिकों को क्वारेंटाइन में रखने की व्यवस्था भी की जाएगी। राजस्थान के कोटा से छत्तीसगढ़ लौटे बच्चों को अब क्वारेंटाइन सेंटर से होम आइसोलेशन में शिफ्ट किया जा रहा है। कल शाम से ही इन बच्चों के अपने घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरिया जिले के बच्चों को आज बैकुंठपुर जिला मुख्यालय लाया गया, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें उनके निवास के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं दुर्ग और राजनांदगांव जिले के बच्चे भी अपने घर पहुंच गए हैं। इससे पहले कल रायपुर के इंडोर स्टेडियम में रखे गए बच्चों को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। ये सभी बच्चे घर पहुंचकर काफी प्रसन्न दिखे। इन बच्चों को अब 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहना होगा।
कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए एक ओर जहां शासन प्रशासन द्वारा लगातार एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जरूरतमंद लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन के समक्ष पहुंच रहे हैं। धमतरी जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को चकमक अभियान के तहत मनोरंजक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन बच्चों के अभिभावकों के मोबाइलों में डिजिटल पाठ्यक्रम भेज रहे हैं। बच्चे भी बाल गीत, कविता और कहानियों को रोचक तरीके से सुनना काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की महासमुंद जिला इकाई ने जिला श्रम अधिकारी और कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर और साबुन का वितरण किया। साथ ही रेडक्रॉस वॉलेंटियर्स ने कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक कर अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित भी किया। महासमुंद में एक वरिष्ठ समाजसेवी धर्मचंद ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 1 लाख रूपये की रकम दान में दी है। उन्होंने जीवन दीप समिति जिला चिकित्सालय को यह आर्थिक सहायता प्रदान की है। महासमुंद जिला ग्रीन जोन में है। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को फुटवेयर की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। ये दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं महासमुंद में स्थित वृद्धाश्रम आशियाना में जिले के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर और वरिष्ठ अधिकारियों ने बुजुर्गों को कोरोना वायरस से बचाव के प्रति जागरूक किया। साथ ही बुजुर्गों को फल का वितरण भी किया गया। वहीं राजनांदगांव में चेंबर ऑफ कॉमर्स ने वाहनों में सामानों की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए तय समय में संशोधन की मांग की है। इस संबंध में चेंबर के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसी जिले में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का संचालन भी बेहतर ढंग से किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिले के बघेरा, कलडबरी और परसबोड़ सहित अन्य गांवों में योजना के तहत घर घर जाकर पोषण आहार का वितरण कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद प्रदेश को ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में अधिक से अधिक संसाधन जुटाकर सतर्कता और सावधानी के साथ एकजुट होकर सभी विभागों के बीच समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। श्री सिंहदेव ने यह बात मुंबई स्थित अमेरिका के वाणिज्यिक दूतावास के कॉन्सल जनरल डेविड जे राज से चर्चा के दौरान कही। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। वकीलों की आर्थिक मदद को लेकर लगाई गई याचिका पर आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायाधीश RCS सामंत और न्यायाधीश संजय S अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से वकीलों की मदद के लिए योजना के बारे में जानकारी मांगी। जवाब में महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने बताया कि ट्रस्टी कमेटी की बैठक हुई है और वकीलों के कल्याण के लिए जल्द ही योजना बनाने का कार्य हो रहा है। उन्होंने बताया कि आर्थिक मदद के लिए आवेदनों की छंटनी की जा रही है। इसके बाद जरूरतमंद वकीलों को राशि वितरित की जाएगी। महाधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई तक सभी वकीलों को मदद प्रदान कर दी जाएगी। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगामी खरीफ मौसम के मद्देनजर 100% और सटीक गिरदावरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरदावरी में कोताही और रिपोर्ट में गड़बड़ी के मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। श्री बघेल ने अधिकारियों को किसानों की धारित भूमि और बोई गई विभिन्न प्रकार की फसलों की वास्तविक रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैदानी अमले को जरूरी दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। उन्होंने राजस्व विभाग के कई मामलों के निराकरण के लिए भूमि के नक्शे के जियो रेफरेंसिंग की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि के नामांतरण प्रक्रिया को भी सरल करने की जरूरत बताई। बैठक में राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने बताया कि खरीफ फसल की गिरदावरी आगामी 30 सितंबर तक पूरा करने और 15 अक्टूबर तक दावा आपत्ति के निराकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरदावरी के लिए मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है।
केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि और आगे बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी ऑडिट और वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर कर दी है। वहीं केंद्र सरकार ने 24 मार्च को या उससे पहले के सभी ई वे बिल भरने की तिथि भी 31 मई तक बढ़ा दी है। पहले इनकी वैधता 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच समाप्त होनी थी। इस छूट से सड़क परिवहन के माध्यम से माल की निर्बाध आपूर्ति और आवाजाही हो सकेगी। कांकेर पुलिस ने माओवादियों को मदद पहुंचाने वाले एक और आरोपी को राजनांदगांव से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। माओवादियों की मदद करने के मामले में 3 और लोगों के नाम सामने आए हैं। इन आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार अब तक जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन पर माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में ठेकेदारी का काम करने के दौरान माओवादियों की मदद करने का आरोप है। बीती देर रात राजनांदगांव से जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया वह माओवादियों के लिए जूता सप्लाई करता था। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि राजनांदगांव से इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले की जांच एसआईटी की टीम कर रही है। राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत मजदूरी का कार्य मिलने से लॉकडाउन के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी बेहतर बताई जाती है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के बाद केवल अप्रैल महीने में ही नए और पुराने विकास कार्य के तहत ग्रामीणों को 548 करोड़ रूपये से अधिक की मजदूरी का भुगतान किया गया है। साथ ही सरकार की ओर से सामग्री मद में भुगतान के लिए 210 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं। वहीं 50 दिनों के अतिरिक्त रोजगार के लिए करीब 77 करोड़ रुपए की राशि भी जल्द जारी की जाएगी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने बताया कि राज्य की मनरेगा इकाई और ग्राम पंचायतों ने मिशन मोड पर काम करते हुए अप्रैल महीने में ही करीब 1 करोड़ 23 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया है। इस दौरान अधिकारियों द्वारा कार्यस्थलों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। जगदलपुर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की महिलाओं ने लॉकडाउन के दौरान सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। इन महिलाओं ने अपनी मेहनत और लगन से बड़ी संख्या में फेस मास्क बनाकर न केवल लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने में मदद की है बल्कि इसके जरिए करीब 3 लाख रुपए की आमदनी अर्जित कर खुद को भी आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है। जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बड़ी संख्या में मास्क की जरूरत थी। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से बिहान के तहत बने महिला समूहों को मास्क बनाने का काम सौंपा गया। जिले में 41 समूहों की 100 से अधिक महिलाओं ने अब तक 45,000 से अधिक मास्क बना लिए हैं। इतना ही नहीं, बिहान की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सखी की भूमिका भी बखूबी निभा रही हैं। इन महिलाओं ने 1100 से अधिक बैंक ग्राहकों के साथ करीब 15.5 लाख रुपए का लेन देन किया है। और अब पेश है मौसम का हाल। बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित कोंडागांव, पखांजूर, अंतागढ़ सहित कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। राजधानी में आज दोपहर में बादल छाए और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। कल बुद्ध पूर्णिमा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलने की अपील की है। प्रदेश के धान उपार्जन केन्द्रों में पक्के चबूतरे और शेडों का निर्माण किया जाएगा ताकि बारिश के मौसम में अनाज को सुरक्षित रखा जाए। इस संबंध में मुख्य सचिव आरपी मंडल ने विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरगुजा जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि सीएएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। गरियाबंद जिले के हरदी गांव में प्रशासन की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने की तैयारियों को जांचने के लिए मॉक ड्रिल की गई। और रायपुर के विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य को जिला प्रशासन द्वारा जारी कंटेनमेंट क्षेत्र संबंधी आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि रायपुर के आमानाका क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन द्वारा न सिर्फ महाविद्यालय खोला गया बल्कि सभी कर्मियों को कॉलेज आने का आदेश दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अब इस महीने के सभी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ सब्जी, दूध और दवाई की दुकानें खोली जा सकेंगी।
दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के श्रमिकों को वापस लाने की तैयारियां जारी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन को चिन्हांकित किया। वकीलों की आर्थिक मदद को लेकर लगाई गई याचिका पर आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। महाधिवक्ता ने कहा कि वकीलों के कल्याण के लिए जल्द ही योजना बनाई जाएगी। और केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर की। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ।